हेलो एवरीवन। चलिए गर्ल्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, टेस्ट करवाए थे और टेस्ट के बाद मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे जो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पर डिपेंड करते थे, और उससे पहले मैंने आपको सर्कुलर टेस्ट करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर ये बेसिकली आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर प्राइस इंडेक्स नंबर विच मेजर द जनरल चेंजेस इन द रिटेल। तो प्राइस इंडेक्स नंबर में आप बेसिकली क्या पढ़ते हो, जो हमारे जनरल चेंजेस आते हैं रिटेल या होलसेल प्राइस लेवल पे, वो हम प्राइस इंडेक्स नंबर में पढ़ते हैं। सेकंड आता है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होता है? are intended to study the effect of change in the price level on the cost of living of different classes of the people। देखिए वर्ड से ही क्लियर है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कि जो हमारे लिविंग के लिए जो हमारे कॉस्ट यूज होती है वो, जैसे कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि अगर हम कोई भी अपना जीने के लिए, ठीक है, हम अपनी आइटम्स लेते हैं जो हमारी एसेंशियल नीड्स होती हैं, जैसे कि हम अपने लिए मार्केट से सामान लाते हैं, सब्जियां और मसाले, मतलब किचन, मतलब बेसिकली अगर मैं खाली एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए हम किचन की एसेंशियल नीड्स की बात करते हैं, तो किचन के लिए हमें कितनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हमारे मिक्सचर चाहिए होते हैं, हमें फूड्स के लिए कितनी वेजिटेबल्स और ये सब कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती है, तो ये हमारी एसेंशियल नीड्स होती हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि कभी इनका प्राइस क्या होता है, कम होता है, कभी इनका प्राइस क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो अप एंड डाउन्स हमारे इनके प्राइजेस पे आते हैं, तो उनसे हमारे लिविंग पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर हमारी कोई भी आइटम के प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारी सैलरी भी होनी चाहिए। ठीक है ना, कि अगर हम अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जैसा कि हमारा चल रहा है वैसे ही हम फॉर द फ्यूचर भी रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारी इंक्रीमेंट भी होनी चाहिए, हमारी सैलरी भी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम वो चीज़ें खरीद पाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में आता है। बाकी इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड आता है आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर विच आर इंडेसेस टू मेजर द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री। जो हमारे सिंपल चेंजेस आते हैं क्वांटिटी में, जो चीज़ें हमारी मैन्युफैक्चर्ड होती हैं फैक्ट्रीज में, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो उनमें जो हमारे चेंजेस आते हैं वो हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स आपकी बुक में टॉपिक है इकोनॉमिक एडवाइजर होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। ये आपको नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें इसको स्किप करना है। इसके बाद आपको टॉपिक पढ़ना है पेज नंबर 3.29 पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है गर्ल्स, चलिए देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो अभी मैं आपको बता रही थी ये वही है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। चलिए पहले थ्योरी देखिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज on the purchasing power of a particular class of people during current period as compared with some base period। जैसे मान लीजिए वो हमें बोल रहा है कि जब हम कोई भी एक बास्केट ऑफ गुड्स, बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, देखिए एक सेकेंड, चलिए मान लीजिए हम बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब है जैसे कि हमारी एसेंशियल नीड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप फूड्स के लिए वेजिटेबल्स आपके लिए ज़रूरी होती हैं, आपको मिक्सचर लेना आपके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटीज़, जैसे हम जो डेली हमारी जो एसेंशियल नीड्स हैं जिनके लिए हम जीने के लिए जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं, जो भी हमारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, ठीक है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़, आपको मेडिसिन वगैरह चाहिए होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक ये बजट बना लेते हैं कि भाई हमारा ये सारी की सारी चीज़ें हैं और हमें इनका एक वो बनाया हुआ है मंथली कि हमने 5000 इन सब चीज़ों पे खर्च करना ही करना है, क्योंकि ये तो ज़रूरी है। आप वेजिटेबल्स भी खरीदोगे, मिक्सचर भी खरीदोगे, बिल भी आपको पे करना है, मेडिसिन भी अगर आप ठीक नहीं हैं, या जैसे भी हम रेगुलरली हमारे घरों में मेडिसिन आती हैं, ठीक है, तो ये सब हमारा क्या हो गया, एक फिक्स हो गया है ना, कि इन पे तो हमें अपनी जो इनकम है उनके अकॉर्डिंगली हमने ये 5000 रुपीज़ इन सब चीज़ों के लिए अलग रखे होते हैं कि हाँ भाई ये हमें चीज़ें खरीदनी है। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइमली क्या होती है, जिनके प्राइजेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर 5000 में मैं ये सारा सामान 2002 में खरीद रही थी, ठीक है, 2002 में ये सारा का सारा सामान मैं 5000 में खरीद रही थी, तो अगर 2005 में यही सारा का सारा सामान आपका आ रहा है 6000 में, ठीक है ना, तो यानी कि हमारी जो नीड्स हैं ये सारी की सारी चीज़ें हमें ये तो खरीदनी है, लेकिन इनका प्राइस क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो ईयर टू ईयर अब मैं यहाँ कंपेयर कर रही हूँ ना कि हाँ 2002 में तो हम यही सेम सारा सामान 5000 में खरीदते थे और 2005 में यही सारा सामान मुझे 6000 में मिल रहा है, यानी कि 1000 रुपीज़ की क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो गया है। तो अगर यहाँ पे सामान भी हमारा जो भी हमारी प्राइसेस हैं वो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं, तो उसके लिए हमारे वेजेस यानी कि सैलरी, ठीक है, वेजेस यानी कि सैलरी, जो भी हमारी इनकम है उसमें भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, वो भी हमारी इंक्रीमेंट होगा, तभी तो हम ये सब चीज़ें अपना खरीद पाएंगे। यानी कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कभी भी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंगली में हमारी सैलरी वैसी ही होनी चाहिए। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, या जिसको हम बोल रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है बेटा, आप इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हो और कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है, आइदर यू कैन कॉल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमें बेसिकली क्या बताता है कि जो भी हमारे ये चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कि अगर हमारे प्राइजेस में इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे सैलरी में भी कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए या किस हिसाब से हमें अपनी, ठीक है गर्ल्स। चलिए अब आगे देखिए। Now, change in the cost of living of an individual between two periods means a change in his money income which will be necessary for him to maintain the same standard of living in the both period। देखिए यही अभी अब मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे कि मान लीजिए हम 2 पीरियड्स की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 2002 और 2005 का, कि हम अगर 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो जो हमारा सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 2002 में था वही हमें 2005 में करने के लिए ही क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारी मनी इनकम है वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी हम दोनों ही पीरियड में अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगे, सेम रख पाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली इस सब में ये आप बेटा रीड कर लेना, इसमें सब में यही बताया है कि हमें मेनली क्या करना है, इन सब का ध्यान रखना है कि जो भी हमारी बास्केट ऑफ गुड्स हैं वो सबकी अपने अपने अकॉर्डिंग होती है। जैसे लो इनकम वालों की अलग होती है, मिडिल इनकम वालों की अलग होती है, तो सबकी अपनी अपनी बास्केट ऑफ गुड्स होती हैं कि जो भी अपना एक डाटा हम लोग मेंटेन करके रखते हैं कि मंथली हमें ये सामान खरीदना है, ये सामान खरीदना है, कुछ सामान में यहाँ देना है, वहाँ पे पैसे देने हैं, तो वो एक हमारा क्या होता है, हर एक फैमिली के अकॉर्डिंगली एक फिक्स हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने सैलरी का हिसाब देखते हैं और उसके हिसाब से हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर हमें सेम स्टैंडर्ड करना है लिविंग के लिए तो हमें अपना अप एंड डाउन्स को भी ध्यान रखना है कि हमारी सैलरी में भी इंक्रीमेंट और सब कुछ सही रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रिमार्क है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप एक बार गो थ्रू होना चाहते हैं तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है कोई लैंग्वेज में कोई लाइन में तो यू कैन आस्क मी। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें आपका
मेन स्टेप्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट इंडेक्स लिविंग, सॉरी दोबारा देखिए बेटा, मेन स्टेप्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेन स्टेप्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, कुछ इसके मेन स्टेप्स हैं, वो क्या क्या हैं देखिए। फर्स्ट है आपका स्कोप एंड कवरेज। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज टू स्पेसिफाई द पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप और द क्लास फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज इंटेंडेड, सच एज इंडस्ट्रियल वर्कर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लो इनकम और मिडिल इनकम क्लास पीपल एक्सेट्रा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि जैसे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, लो इनकम या फिर मिडिल इनकम वाले पीपल, ठीक है, जैसे एक अलग अलग ये इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनके हिसाब से हमारा क्या होता है, एक अलग से ही मेंटेन होता है। सो टुगेदर विद अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल रीजन ऑफ द स्टेट सच एज अ सिटी और एन इंडस्ट्रियल एरिया और अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन अ सिटी as far as possible, so the class should form a homogeneous group of people with respect to the income। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमने सारा बताया, इंडस्ट्रियल वर्कर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लो इनकम, मिडिल इनकम पीपल, तो हम इन सब की जो ये पूरी क्लास है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक जोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंगली एक पूरा प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं कि इनके हिसाब से क्या इंक्रीमेंट है, क्या डिक्रीमेंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग में। तो उसके हिसाब से इनकी जो क्लास है वो क्या होगी, एक होमोजीनियस ग्रुप की तरह होगी। होमोजीनियस यानी कि थोड़ी सिमिलर होती है उनकी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इनकम, उनकी इनकम के हिसाब से ही वो क्या होती है, थोड़ी सिमिलर होती है। ठीक है, सेकंड आता है फैमिली बजट इंक्वायरी। फैमिली बजट में हमारा वही सेम कि हमारा जो एक फैमिली बजट होता है कि भाई हमने मंथली अपना एक फैमिली बजट बनाया हुआ है कि हमने ये सारी चीज़ें खरीदनी है, किचन के लिए ये खरीदनी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है ना, और काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे हमें मेडिकल के लिए, गिफ्ट्स के लिए, या कई बार क्या होता है एजुकेशन में बच्चों के लिए, ठीक है ना, बुक्स खरीदनी होती हैं, उनकी फ़ीस सबमिट करनी होती है। तो एक ही हमारा एक फैमिली बजट बन जाता है कि हाँ इतना हमें मंथली यहाँ पे पे करना है, यहाँ पे करना है। तो उनको पे करने के लिए भी हमें अपना वेजेस में भी ध्यान रखना होता है कि उतनी इनकम हमारी आनी चाहिए। जब इनकम आएगी तभी तो हम पे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये यहाँ पे सारा यही लिखा है जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में वो हमें यही बता रहा है, द नेचर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड बाय द पीपल, द कमोडिटी इज बीइंग क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। कि जो हमारी क्वालिटी है, क्वांटिटी है और जो नेचर है, जो हम चीज़ें, कमोडिटीज यानी कि जो आइटम्स हम अपने लिए खरीदते हैं, ठीक है ना, जिनके प्राइजेस हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, लाइटनिंग, हाउस रेंट एंड मिसलिनियस। मतलब सबके अपने अपने अकॉर्डिंगली है ना यहाँ पर कमोडिटीज़। तो यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशंस बता दी हैं कि ये भी तो होती है हमारी कमोडिटीज़ जिन पे हम क्या करते हैं, एक अपना फैमिली बजट बनाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि फूड है, लेकिन फूड में भी तो एक सेवरल पार्ट्स हैं। फूड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो जैसे कि वो कह रहे हैं ईच ऑफ दीज ग्रुप्स में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप, कि हमने ग्रुप्स तो बता दिए कि फैमिली बजट में हम फूड को भी इंक्लूड करते हैं, क्लोथिंग को भी करते हैं, हाउस रेंट को भी करते हैं, फ्यूल, लाइटिंग, मिसलिनियस सबको इंक्लूड करते हैं। लेकिन इनमें भी तो सेवरल पार्ट्स हैं। जैसे फूड में क्या होता है, फूड में भी डिवाइडेड इनटू वीट, राइस। जैसे फूड में आपको वीट भी खरीदना होता है, राइस, पल्सेस, घी, शुगर और भी सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरी होती हैं किचन के लिए, तो वो सारा हमारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। मिसलिनियस में हमारे क्या इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन, रिक्रिएशन, मेडिसिन, मेडिकल चार्जेस, गिफ्ट्स, चैरिटीज, धोबी एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे हमारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। यानी कि जो सारे के सारे हमारे ग्रुप्स हैं, इनमें भी एक हमारा सब ग्रुप डिवाइड होता है। तो हमारे पास ये पूरा क्या होता है, फैमिली बजट होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि हमें अपना सारा मेंटेन करना पड़ता है और उसी के हिसाब से ही हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या करता है, वो एक डाटा क्रिएट कर पाता है उस मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से की हेल्प से हम एक डाटा मेंटेन कर पाते हैं कि सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग को या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना सेम मेंटेन करने के लिए हमें क्या इंक्रीमेंट करना चाहिए और क्या इंक्रीमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है गर्ल्स। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, ये सारा वही है बेटा, एक बार ये आप पढ़ के देख लेना, ठीक है। एक लास्ट है आपका
दिस वन द रिटेल प्राइस ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज। रिटेल प्राइस भी सिंपल है, वही हम क्या करते हैं कि जैसे प्लेस टू प्लेस, शॉप टू शॉप, पर्सन टू पर्सन, जैसे हम क्या करते हैं कई बार डिपार्टमेंटल स्टोर से, सुपर बाजार या फेयर प्राइस शॉप जैसे होती है ना शॉप से सारी, इन सब से भी हम क्या करते हैं अपनी बास्केट ऑफ गुड्स को खरीद लेते हैं। तो ये भी एक हमारा क्या होता है, यूजुअली हम इनको परचेज कर लेते हैं कि जब हमें लगता है कि यहाँ से हमारी जो भी आइटम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा हमें सही प्राइजेस में हमें मिल जाती हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं अपनी डिफरेंट कमोडिटीज़ को परचेज कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कितने चेंजेस हमारे आ रहे हैं मनी इनकम में और हमारे प्राइजेज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट आता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर वेटेड एग्रीगेट मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड वेट्स to be assigned to various commodities are provided by the quantities consumed in the base year। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वेट्स होता है, जैसे जो भी आप आइटम्स खरीदते हो उसमें कुछ ना कुछ वेट्स होता है। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, जो भी हमारी डिफरेंट कमोडिटीज़ होती हैं उसमें हम जो करते हैं वेट्स, वो हम यहाँ पर अपना रिकॉर्डेड रखते हैं बेस ईयर से। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल दिया था कि हम ये आइटम्स खरीदते हैं, तो इसमें से मैं देखूंगी कि जैसे कि मैं वेजिटेबल्स ले रही हूँ, कौन सी आइटम मैं कितनी क्वांटिटी की ले रही हूँ, कितनी बार खरीद रही हूँ, उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपना पूरा एक डाटा बनाते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए, जिससे कि हम कंपैरिजन कर पाएँ कि 2002 में और 2005 में हम जो मेन चीज़ें हैं जिनकी क्वांटिटीज़ हैं या जो मेन कमोडिटीज़ हैं उनका डाटा हम कलेक्ट करके एक अपना वो बता पाएँ कि हमें अपने इनकम में कितना इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का, वो आपका क्या है, समीशन ऑफ पी आई जे क्यू नोट जे डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ पी नोट जे क्यू नोट जे इंटू 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर विद बेस ईयर क्वांटिटीज एज वेट, कि हमें टोटल एक्सपेंडिचर लिखना है करंट ईयर का, साथ के साथ जो बेस ईयर क्वांटिटीज हैं उनके वेट के हिसाब से। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर इन द बेस ईयर। डिवाइड में हमें क्या लिखना है, जितना भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था बेस ईयर में जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, इंटू 100। ये आपका है फॉर्मूला फॉर द कॉस्ट ऑफ लिविंग, किसके लिए, एग्रीगेट मेथड, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, वेटेड एग्रीगेट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फैमिली बजट मेथड और मेथड ऑफ वेटेड रिलेटिव्स। इसमें हमने क्या करना होता है, वेट के अकॉर्डिंगली अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव को मैंने यहाँ पे किससे डिनोट किया है, पी से डिनोट किया है, और पी से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है प्राइस रिलेटिव का, पी आई जे अपॉन पी नोट जे इंटू 100। ये है आपका वेट। वेट क्या हो गया आपका, पी नोट जे एंड क्यू नोट जे। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फैमिली बजट मेथड के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ऑफ डब्ल्यू जे। बेटा यहाँ पे आपका आएगा ये कैपिटल पी है। ठीक है ना, दिस इज योर कैपिटल P, so summation of WJ कैपिटल PJ डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ WJ। तो ये आपका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का, किस कंडीशन पे, जब हमें फैमिली बजट मेथड को यूज करना है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आता है आपके यूजेस ऑफ कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर। यूजेस में हमारा क्या आता है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंडिकेट्स वेदर द रियल वेजेस आर राइजिंग और फॉलिंग। वो बोल रहा है रियल वेजेस यानी कि जो आपकी सैलरी है कब वो आपकी ज़्यादा हो रही है, कब वो आपकी कम हो रही है। मनी वेजेस रिमेनिंग अनचेंज्ड, जो मनी वेजेस हैं उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आपको सामान तो उतना ही खरीदना है, आपको अपनी आइटम्स तो उतनी खरीदनी है, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इन अदर वर्ड्स दे आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रियल वेजेस एंड फॉर डिटरमाइनिंग द चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, कि वो हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो क्या कैलकुलेट करता है, हमारे रियल वेजेस को यानी कि हमारी इनकम को कैलकुलेट करता है। फॉर डिटरमाइनिंग, ये ध्यान रखने के लिए कि जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे परचेजिंग पावर ऑफ द मनी में। परचेजिंग पावर यानी कि जो सामान मैं
एक साल पहले जितने पैसों में खरीद रही थी, एक साल बाद उसी सामान को मैंने ज़्यादा पैसों में खरीदा, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो मेरे रियल वेजेस हैं उसमें क्या हमारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है आपका परचेजिंग पावर ऑफ मनी इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। और रियल वेजेस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मनी वेजेस डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100, ठीक है गर्ल्स। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। सेकंड पॉइंट में भी आपका वही है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिसेस में कि जैसे कि हमारे पास क्या होगा, हमारी सैलरी और जो हमारे वेजेस हैं उनका इंक्रीमेंट अपने मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कई बार क्या होता है हमें बोनस भी मिल जाता है, जैसे दिवाली पे या किसी भी ओकेजन पे हमें क्या होता है कि बोनस मिल जाता है। तो उससे क्या होता है सैलरी प्लस बोनस यानी कि थोड़ा सा और इंक्रीमेंट के हम अपने एसेंशियल नीड्स अगर उनके अलावा भी कुछ खरीदना चाहें तो हम खरीद सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है दीज इंडिसेज आर ऑल्सो यूज फॉर द डिफ्लेशन ऑफ इनकम, कि हमारे पास जैसे कई बार क्या होता है कि इनकम हमारी कई बार कम हो जाती है, हम लोग सामान नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है ना। तो उससे भी हमारी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और नेक्स्ट इज योर cost of living index number are used widely in wage negotiation and wage contract. For example, they are used for automatic adjustment of wages. जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपनी सैलरी में, और कई बार ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस बार हम ये वाला सामान नहीं लेते हैं और इतने में हमारा ये मंथ हमारा इतने सामानों में हो जाएगा। या कुछ मंथ में ऐसा होता है कि हमें बुक्स नहीं खरीदनी होती हैं, जैसे एजुकेशन पे थोड़ा कम हमारा मतलब पैसे लगते हैं, बुक्स नहीं लेनी है, फीस भी जैसे कि कई मंथ में ऐसा होता है कि कम होती हैं, तो थोड़ा हम क्या कर लेते हैं एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। 6 में देखिए बाय इटसेल्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर डज नॉट थ्रो मच लाइट ऑन द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ट्रेंड ऑन द साउंड्स ऑफ एन इकोनॉमी, बट इन कंजक्शन विद अदर टूल्स सच एज indices of wholesale prices, wages, profit, production, employment, etc. It serves as economic indicator for the analysis of the price situation. यानी कि वो हमें बोल रहा है कि जैसे हमारे होलसेल प्राइजेज होती है, हमारी सैलरी होती है, कुछ कई बार हमें प्रॉफिट हो जाता है, तो कुछ भी इन सब चीज़ों में भी जो भी हमारे चेंजेस आते हैं हमारी प्राइस सिचुएशन में कि कई बार ज़्यादा कई बार कम, तो वो भी हम यहाँ पे अपना डाटा को सारा मेंटेन करके रखते हैं और हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है गर्ल्स। सो ये सारे पॉइंट्स हैं। कोई पॉइंट फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस। ये हमें नहीं करना है, इसके बाद जो भी हमें टॉपिक करना होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। सो कोई डाउट हो तो आप पूछिए, ठीक है। थैंक यू।